नमस्कार, मैं अभय ज्ञान प्रकाश पेश है आज का न्यूज पॉइंट में। सबसे बड़ी बात जो आज आपसे शेयर करना चाहता हूं उस प्रोग्राम में वो ये है कि आप लोगों का बहुत फीडबैक, मैंने सुबह से ये बात अपने पेज पर डाली थी, आप लोगों का जबरदस्त फीडबैक इस बात को लेकर आ रहा था कि क्या ये जो बदलाव किए हैं नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में, क्या जो उसका आकार बड़ा किया है उससे देश के सरकार चलाने की व्यवस्था को, गवर्नेंस को क्या फायदा होगा। जिस तरह के लोगों को नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट में लेकर आए, मैंने आप लोगों से एक सवाल ये भी पूछा था और जो उसका हिस्सा नहीं है ये सब उन लोगों के लिए, आप तमाम लोगों के लिए, तो उसमें उन्होंने एक प्रश्न मुझसे पूछा और मैंने कहा कि इसी को आज मूलभूत ढांचा बनाते हैं हम इस कार्यक्रम की बहस का, इस कार्यक्रम की चर्चा का, क्योंकि आप सब जानते हैं मैं लगातार कहता हूं कि भाई ये खिड़की में होने वाली बहस का स्तर बहुत गिरता चला गया है पिछले कुछ सालों में, खास तौर पर टेलीविजन की। सबने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि साहब ये बताइए कि क्या नरेंद्र मोदी का जो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का जो मॉडल था, क्या वो उससे कहीं भटक रहे हैं। हमारे सीनियर आउटपुट के साथी हैं मिहिर गौतम, उन्होंने भी लिखा और मैंने उन सबके सवालों का जवाब दिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी हमेशा से इस बात को कहते रहे हैं कि सरकार का आकार छोटा होना चाहिए लेकिन सरकार का काम बड़ा होना चाहिए। यही बात है, बेसिक मूल बात यही है, आकार छोटा हो सरकार का लेकिन काम बड़ा हो। अब देखिए, ये नरेंद्र मोदी का 14 मई का बयान है। 2014 को नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस मुल्क में सत्ता हासिल की थी और कमाल के परफॉर्मेंस के साथ 16 मई 2014 को उन्होंने कहा, मैं मानता हूं कि सरकार का काम कारोबार नहीं है, बिजनेस नहीं है, हमारा ध्यान न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन पर होना चाहिए, गवर्नेंस पर होना चाहिए। दशकों तक हमारे यहां असाधारण रूप से बड़ी सरकारें रही हैं, जबकि इसके विपरीत शासन की गुणवत्ता काफी खराब रही है। यानी कि हमारे यहां सरकार बड़ी रही है लेकिन शासन उतना अच्छा नहीं रहा है। मंत्रिमंडल के साइज पर ज्यादा ध्यान दिया गया और उसकी काबिलियत पर नहीं। यानी कि आकार क्या हो, साइज क्या हो मंत्रिमंडल का, उस पर ज्यादा ध्यान था, लेकिन मेरिट क्या है, काबिलियत क्या है, उस पर नहीं। इसीलिए नरेंद्र मोदी का छोटी लेकिन प्रभावशाली सरकार का मॉडल अलग है। छोटी लेकिन प्रभावशाली सरकार का मॉडल। दो तीन बातें जल्दी से आपको बता दूं कि अगर आप कोई औसत निकालेंगे तो उम्र के हिसाब से 58 से 60 साल की उम्र का अब औसत बन रहा है नरेंद्र मोदी के इस कैबिनेट का, क्योंकि इस मुल्क में उम्र को लेकर भी, हालांकि नेता तो मैं सालों से जानता हूं कभी रिटायर नहीं होते, लेकिन वो एक बहस चल रही है साहब युवा और उम्र को लेकर, लेकिन तो 58 से 60 साल का औसत बनता है इस कैबिनेट का। दूसरी एक और बात आपको यहां पर बहुत दिलचस्प मैं बताना चाहूंगा कि जिन राज्यों में, अब ये आकलन से भी बिल्कुल साफ है कि जिन राज्यों में चुनाव हैं और चुनाव के आसार आगे नजर आ रहे हैं, वहां पर बड़े हिसाब से मंत्रिमंडल में लोगों को चेहरे बनाए गए हैं और लोगों को जगह दी गई है। अब वापस आते हैं कि 66 लोगों का ये मंत्रिमंडल है, 70 की भी संख्या पार की गई है, ऐसा कई बार हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तो एक समय पर उनके समर्थक दल जो थे, यानी कि जो एनडीए का गठबंधन था, उनकी संख्या 27 थी। तो आप समझ सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल की संख्या क्यों और किस तरह से बढ़ी। लेकिन नरेंद्र मोदी पर 280 से ज्यादा सांसदों के साथ बहुमत में सरकार में बैठने पर नरेंद्र मोदी पर कोई इस तरह का दबाव नहीं है। शिवसेना आएगी नहीं आएगी ये सब कहानियां तो आप रोज सुन ही रहे हैं। हम आएंगे, हमारे साथ तीन बड़े खास मेहमान हैं गवर्नेंस के मसले पर, सरकार चलाने के मसले पर। हमारे साथ शैलजा चंद्रा हैं जो कि फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हैं दिल्ली सरकार की, सुधीर कृष्ण साहब हैं जो कि
अर्बन डेवलपमेंट जो शहरी विकास है बहुत अहम मंत्रालय होता है, उसके सेक्रेटरी रहे हैं सत्यपाल जैन जी हमारे साथ हैं। वो नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर है भारतीय जनता पार्टी के। और पीसी पारेख साहब हमारे साथ एक बार फिर आज जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्व कोल सचिव हैं, कोल सेक्रेटरी हैं। पहला सवाल शैलजा जी मैं आपसे और सुधीर जी से एक कॉमन सवाल पूछूंगा। क्या वाकई मंत्रिमंडल का आकार सरकारों को चलाने के हिसाब से प्रभावित करता है? नरेंद्र मोदी खुद बड़े आकार के मंत्रिमंडल के खिलाफ हैं। अलग किस्म के अनुभव हैं मेरे जी। इंदिरा गांधी के टाइम क्या होता था, उसके बाद नरसिम्हा राव जी के टाइम, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, और उसके बाद जो कॉम्बिनेशंस जो आए हैं 90s में, जो 2-3 थे कॉम्बिनेशंस, उनका भी देखा है, गुजराल साहब और देवेगौड़ा साहब। ये मैं बता सकती हूँ कि जब प्राइम मिनिस्टर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं तो मंत्रियों का जो रोल है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। एक छत्रछाई सीधी बात नरेंद्र मोदी सरकार पर लगाई जा रही है। आप अभी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से हटे, इसलिए आपसे तो मैं जरूर पूछूंगा कि इस सरकार को अफसरशाही चलाएगी, ब्यूरोक्रेसी चलाएगी, नेता या मिनिस्टर्स नहीं। क्या ये चार्ट लगाना सही होगा? मुझे एक बात उसमें जोड़ना है। हाँ। ये नहीं कि ब्यूरोक्रेसी को चलाने में कोई एक रास्ता आगे है। हाँ। कई बार मैंने देखा है जो जूनियर ऑफिसर्स है, रिलेटिवली जूनियर जॉइंट सेक्रेटरीज, अगर वो स्टेटों से आते हैं और उनके आइडियाज अच्छे हैं तो कई बार वही प्रोग्राम्स बनाते, वही स्कीम्स बनाते। अगर आपके पास एक मंत्री हो जिसको अनुभव है, वो पकड़ लेगा उस बात को और उसको बिल्कुल एक पतंग जैसे उसको आगे उड़ा देगा। पर अगर अनुभव नहीं है तो जितने भी अच्छे आइडियाज आएंगे वो तो रहेगा कि चलिए अगले साल करेंगे, कभी और करेंगे, और पीएमओ जो चाहता है उतना ही करो। ये हाँ। एक दोनों बातें हो सकती। पीएमओ जो चाहता है, तो नरेंद्र मोदी का पीएमओ तो सब कहते हैं कि व्हाइट हाउस मॉडल पर ऑपरेट कर रहा है। हाँ। हाँ। पर ये मॉडल इंदिरा गांधी का भी था। हाँ, ये मॉडल इंदिरा गांधी का था, लेकिन इंदिरा गांधी के समय में और आज के हिंदुस्तान में बहुत कुछ बदला भी है इसमें। हाँ, इसलिए एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि इतिहास के माध्यम से आप उन किताबों को पढ़ना, सोचना। अच्छा, इंदिरा गांधी के कामकाज के तरीके को डिक्टेटोरियल कहा गया, उनकी जबरदस्त आलोचना हुई। इमरजेंसी के पीरियड में बहुत कुछ मीडिया के माध्यम से लिखा गया जिसको बड़ा ऐतिहासिक काम मानते हैं इंदिरा गांधी की आलोचना का। तो ये उसका दूसरा पहलू भी है। नहीं, पर इसमें फायदे क्या है कि अभी तक ब्यूरोक्रेसी थोड़ी ठंडी पड़ गई थी। बहुत कम उनमें कोई डर तो रहना नहीं चाहिए, पर यह भी नहीं था कि कोई देखेगा, कुछ इसके ऊपर टिप्पणी करेगा, नोटिस करेगा, क्रिटिसाइज करेगा। ये तो था ही नहीं। फॉरेन विजिट करना है, आप जाओ, फॉरेन विजिट के ऊपर आप छुट्टी जानी है, मैंने थोड़ा ढीला ढाला हो गया था। ये खिंचाई से मुझे लगता है सरकार पे अच्छा असर पड़ सकता है। अच्छा असर पड़ सकता है। तो जी, आप लोग सरकार चलाएंगे, मतलब आप लोगों से, आप अब नहीं है वहां पर, और मिनिस्टर्स की बहुत कम भूमिका रहेगी। क्या ये धारणा नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में रखना सही है? जहाँ तक मेरा मानना है कि भारत के जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसमें मंत्रियों की भूमिका बहुत अहम है। और जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें अगर हम, तो वो केवल शीर्ष स्तर पर हो ऐसा नहीं हो सकता है। जिस देश में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नेशनल लेवल पर है, वो सब नेशनल लेवल पर भी इसी तरह का स्ट्रक्चर नीचे जाता है। अब हमारे यहाँ पर स्टेट में कैबिनेट स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से केंद्र में भी कैबिनेट का ही स्ट्रक्चर है। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स की भूमिका बहुत अहम है और कैबिनेट मिनिस्टर्स को स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी देश की जो योजनाएं हैं हमारी वो सफल होंगी। लेकिन साथ में ये भी कहूँगा कि एक दृष्टिकोण जिसका शुरू में चर्चा हुआ था जब सरकार ये नई बनी थी कि मंत्रालयों को कन्वर्ज किया जाएगा, ये बहुत आवश्यक है। अब देखिए, जैसे विदेशों में हर जगह हो रहा है ये, लेकिन हमने कोई मंत्रालयों को कन्वर्ज नहीं कर पाए हम, आज से नहीं। ये तो बहुत बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। तो सोच थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कतई। जैसे मान लीजिए कि एनर्जी करके कोल है और पावर है, ये सबको कन्वर्ज करके, जब पीयूष गोयल को कोयला मंत्रालय और पावर दोनों साथ में दिया गया था, तो और ये मैं सही मानता हूँ, कोयले और पावर पर काम करने के बाद मैं सही मानता हूँ कि उन दोनों का एक ही मंत्री होना चाहिए। मैं भी उस धारणा का हूँ, लेकिन उसका समावेश नहीं हुआ, उसका कन्वर्जेंस नहीं हुआ। अब इसी प्रकार से रेलवे और रोडवेज को एक कर देना चाहिए, बिकॉज देखिए ये मोबिलिटी का सवाल है। देश में
इस कोने से दूसरे कोने वस्तुएं जाना है, फ्रेट और पैसेंजर्स का मूवमेंट होना है। तो अब रेलवे वाले अपनी दुनिया में चलें और रोडवेज अलग चलें, ये अच्छी बात नहीं है। इंटीग्रेशन की बहुत, और दुनिया भर में हो रहा है ये बात। लेकिन आप ये मानते हैं कि अफसर नहीं चला रहे हैं सरकार को? मतलब ये तो इंटीग्रेटेड सेटअप है, मैं ये तो नहीं कह पाऊंगा कि अफसर नहीं चला रहे हैं, सभी मिलकर चला रहे हैं। कम से कम शैलजा जी ने साफ कहा कि अगर इंदिरा गांधी मॉडल है तो बहुत ताकतवर पीएमओ होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, चूंकि इंदिरा गांधी मॉडल का जिक्र कर रही थी शैलजा जी, कि उस समय में, इंदिरा गांधी के समय में, जब पीसी अलेक्जेंडर साहब को प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया था और आगे चलकर प्राइम मिनिस्टर कार्यालय जो होता है, मैंने भी पीएमओ को बहुत करीब से कवर किया है, तो उसमें एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी की भूमिका जो है वो बहुत ताकतवर होती गई समय के साथ साथ। लेकिन जब पीसी अलेक्जेंडर साहब बनाए गए थे तो बहुत सारे प्रश्न भी उठे थे, क्योंकि एक सेंट्रलाइज, जैसे शैलजा जी ने कहा कि एक सेंट्रलाइज तरीके से काम करना इंदिरा गांधी पसंद करती है। सतपाल जैन साहब हमारे साथ है, पीसी पारेख हैं। सतपाल जैन जी, एक छोटा सा आंकड़ा आपको बताना चाहूंगा कि 1999 में, और मुझे खुद भी अच्छी तरह से याद है, प्रधानमंत्री समेत अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, चूंकि प्रधानमंत्री थे, 55 मंत्री थे। आज मौजूदा स्थिति में नरेंद्र मोदी की सरकार में 66 मंत्री हैं। तो क्या छोटी सरकार बड़ा कामकाज करने के फॉर्मूले से नरेंद्र मोदी भटक रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि जो अभी आपने पहले मैडम ने और भाई साहब ने जो बातें कही हैं, उन सबको मिलाकर अगर उस संदर्भ में हम इसका विश्लेषण करें तो मुझे लगता है कि हमें ज्यादा स्पष्टता मिलेगी। प्रधानमंत्री जहां मजबूत होता है तो वो प्रधानमंत्री अकेला चाहे कितना भी मजबूत हो, कोई काम नहीं कर सकता है। मैंने भी एक छात्र के नाते श्रीमती इंदिरा गांधी का दौर देखा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो मैं स्वयं लोकसभा का सदस्य उस समय था। आज के दौर में जो कम्युनिकेशन का चैनल बढ़ा है, जो मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है, जो दुनिया के डिस्टेंस कम हुए हैं, और जिस तरीके से मुल्क की पॉपुलेशन बढ़ी है, तो उसके अंदर 60, 70, 75 मंत्री होना कोई बहुत अस्वाभाविक बात नहीं है। ये तब होती है अगर मान लो 100 का आंकड़ा पार करें, तब कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा मंत्रिमंडल है। 60, 65, 70। नंबर 2, जैसा अभी मेरे मैडम ने कहा और अपने भाई साहब ने भी इस बात का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री ने अगर काम लेना है तो प्रधानमंत्री ने काम लेते समय इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो उस लोगों को अल्टीमेटली विभागों के लिए अध्यक्ष के नाते, मंत्री के नाते चुने जिनमें काबिलियत भी है, प्रधानमंत्री का विश्वास भी है, और देश की जनता के अंदर भी कोई ऐसा किसी किस्म का आभास ना हो कि देखिए इसमें एक ही राज्य के लोग हैं या एक ही जाति के लोग हैं। जी, पीसी पारेख साहब बहुत देर से हमारे साथ इस प्रोग्राम में, उनके पास जाना राज्यों का ध्यान रखना पड़ता है। सत्यपाल जी, एक पॉइंट आपसे पूछना चाहूंगा। 2004 में जब यूपीए आई, तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और उनके प्रधानमंत्री सहित उनके मंत्रिमंडल की संख्या थी 89। 2009 में भी जब वापस यूपीए जीत कर आए और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, तो प्रधानमंत्री सहित उनके मंत्रिमंडल की संख्या थी 79, यानी कि 89। अब जब नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि साहब हमारे पास तो इतिहास गवाह है, देखिए बड़े मंत्रिमंडलों से तो कुछ हो नहीं पाता है, सरकार के कामकाज पर कोई बड़ा अच्छा असर नहीं पड़ा, लेकिन सरकारें खराब हो गई। अब आप जब खुद 66 का आंकड़ा पहुंच जाते हैं, हो सकता है कल इसमें 10 मंत्री और ऐड हो जाएं, तो फिर आप किस आधार पर मनमोहन सिंह के 79 लोगों के मंत्रालय की या 79 लोगों के कैबिनेट की आलोचना कर रहे थे? देखिए, इसके विषय 2 अलग अलग पहलू हैं। हाँ। संख्या अपने आप में महत्वपूर्ण है, वो एक विषय है। हाँ। और संख्या के साथ साथ जो लोग मंत्री पद पर आए हैं उनकी कार्य प्रणाली बिल्कुल अलग विषय है। हो सकता है वही काम 50 लोग ज्यादा प्रभावशाली ढंग से करें और 100 लोग कम से कर पाए। इसलिए जहां मंत्रिमंडल की जो मूल्यांकन है, वो मूल्यांकन उसके जो सदस्य हैं, जो मंत्री हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, ये उसकी कार्य क्षमता पर, कार्य प्रणाली पर निर्भर करता है। तो जो नरेंद्र मोदी जी कहना चाह रहे थे कि 80 के करीब मंत्री होने के बावजूद भी वो सरकार कोई परिणाम नहीं दे पा रही थी, और नरेंद्र मोदी जी 45-46 लोगों के साथ, जो अब 66 हो गए हैं, उसके बावजूद भी परिणाम दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो मंत्रिमंडल में लोग आए हैं उनकी क्षमता का पूरा उपयोग
ये प्रधानमंत्री कर ठीक पा है, रहे हैं, ठीक पहले प्रधानमंत्री नहीं कर पा रहे थे। ठीक क्यों है, तो नहीं कर आपके पा रहे हिसाब थे, ये से अपने आप में बीजेपी एक अलग की विषय है, एक मिनट, उस आपकी पर दलील पूरी के चर्चा हो हिसाब से सकती है। दूसरी 13 बात, मनमोहन सिंह की तुलना में 13 सदस्यों कम वाला नरेंद्र मोदी का मंत्रिमंडल ज्यादा बेहतर काम करेगा बजाय मनमोहन सिंह। मैं आऊंगा इस पे, क्योंकि उसके बाद हम आएंगे रुकावटों पर, अंग्रेजी में जैसे ऑस्टेरिटी मेजर करते हैं। बिल्कुल पारिक ठीक साहब, है, पहले आपकी बहुत बात। शुक्रिया, मैं आपसे आपने सहमत बहुत इत्मीनान से हमारी बात को सुना। ये जो पूरी बहस अब है कि साहब मनमोहन सिंह का बहुत खराब गवर्नमेंट थी, देश की जनता ने उसको नकारा, 40 सीट के नीचे कांग्रेस आ गई, अब उस पर बहस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या ये जो मोदी जी अपनी बात कह रहे थे उस मॉडल से भटक रहे हैं? मैं यही सवाल आपसे भी पूछूंगा। पीसी पारेख साहब, यही सवाल आपसे पूछूंगा कि अगर 66 कैबिनेट की स्ट्रेंथ है, ताकत बनती है नरेंद्र मोदी के कैबिनेट की, तो वो क्या अपने पुरानी कही हुई बात से भटक रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि कैबिनेट की साइज पॉलिटिकल मैनेजमेंट के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, तो आप एकदम छोटी कैबिनेट नहीं रख सकते, क्योंकि जो भी पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं और जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं, जो लोग इलेक्ट होके आए हैं, उनका कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाना ही पड़ता है। तो कैबिनेट की ये साइज 66 मेरे हिसाब से बहुत बड़ी नहीं है। ठीक है, और इस साइज की कैबिनेट होती रही है, इससे बहुत बड़ी बड़ी कैबिनेट भी होती रही है। इसलिए सिर्फ कैबिनेट की साइज को देख करके हम ये नहीं कह सकते कि भाई सरकार अच्छी चलेगी या बुरी चलेगी। अब जहां तक सरकार के चलने का तरीका का सवाल है, आपने जैसे कहा कि अब सरकार ब्यूरोक्रेट्स चलाएंगे और मंत्री नहीं चलाएंगे। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि अगर मंत्री का और सेक्रेटरी का कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, तो दोनों मिलकर के डिपार्टमेंट चलाते हैं, और जब दोनों मिलकर डिपार्टमेंट चलाते हैं तो डिपार्टमेंट बहुत अच्छे तरीके से चलता है। ठीक है, तो इसलिए ये कहना कि अब मंत्री नहीं चलाएंगे और ब्यूरोक्रेट चलाएंगे, या ब्यूरोक्रेट नहीं चलाएंगे और मंत्री चलाएंगे, वो सही नहीं है। अगर दोनों में सामंजस्य है तो सरकार बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी और पॉलिसी भी अच्छी बनेगी और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छा होगा। अब जहां तक गवर्नमेंट की इफेक्टिवनेस का सवाल है, हाँ, सरकारी ब्यूरोक्रेट्स में भी और मंत्रियों में भी तरह तरह की लोगों में तरह तरह की क्वालिटीज होती हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि ब्यूरोक्रेट्स में कुछ ऑफिसर्स होते हैं, वो बहुत बढ़िया रेगुलेटरी काम करते हैं, लेकिन वो डेवलपमेंट के काम में उतने अच्छे नहीं निकलते हैं। इसी तरह जो लोग बहुत बढ़िया डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं, वो कमर्शियल एंटरप्राइजेस को नहीं अच्छी तरह से चला सकते हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री को जब अपने मंत्री और सेक्रेटरी बनाने हैं, तो उनको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से मंत्री की और कौन से सेक्रेटरी की कैपेबिलिटी किस एरिया में ज्यादा है। ठीक है, तो अब जैसे पनिकर साहब की बात हुई कि उनको डिफेंस में लाया गया है, तो वो उनकी ऑनेस्ट ओपिनियन, उनके बारे में ऑनेस्टी की ओपिनियन भी है और वो गो गेटर भी हैं। इसी तरह से आप सुरेश प्रभु को देखिए, ही वॉज द हार्बिंजर ऑफ पावर रिफॉर्म्स इन आवर कंट्री। बिल्कुल सही अब बात है। उनको रेलवे में लाया गया है। रेलवे में एग्जीक्यूशन करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है सरकार का, और उसके लिए ऐसा इफेक्टिव मंत्री चाहिए जो कि उसको काम को एग्जीक्यूट कर सके, सिर्फ थिंकिंग नहीं, प्लानिंग नहीं, उसको एग्जीक्यूशन की जरूरत है। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से ये जो प्रधानमंत्री ने अभी तक जो काम किया है वो सही तरीके से किया है, और मेरे ख्याल से उसके रिजल्ट बहुत जल्दी ही नजर आएंगे।